तो ये सर सैयद गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज के फर्स्ट इंग्लिश का पेपर है जो इस साल हुआ 2025। तो फर्स्ट MCQs पहले कर लेते हैं। आप लोग आंसर में से लगे हैं, मुझे नहीं पता करेक्ट है कि नहीं है, मानू ने लगाया सही लगाया होगा, तो सही देख लेते हैं। फर्स्ट है द वुडन ब्रिज वॉज एट अ डिस्टेंस ऑफ डैश फ्रॉम लूसीज होम, तो ये तो सही लगा हुआ है, अपर लॉन्ग। दूसरा का होलीज रिकॉग्निशन इज लाइक अ राफ्ट इन द ओशियन, ये भी सही लगा हुआ है अभी। सी है थर्ड है आफ्टर लिसनिंग टू द किंग्स क्वेश्चंस द एबर्ट रोड टू डैश यूनिवर्सिटीज, तो कैम्ब्रिज एंड ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड लिखा हुआ बुक में, वही ऑक्सफोर्ड का ही नाम है, बिल्कुल सही है डी ऑप्शन। फोर्थ है अ लिटिल पोम एक्सप्रेसिंग सॉरो ओवर डेथ ऑफ अ लव्ड वन इज कॉल्ड डैश, ठीक है। अच्छा अब देखो ये एलिमेंट्स ऑफ पोइट्री से आया है। देखो नज़्मों के भी ना हमारे पास टाइप्स होती हैं, तो एलिमेंट्स ऑफ पोइट्री मैंने आपको बताया था कि आप इसको एक बार देख लो। टाइप्स ऑफ पोम, अलग अलग तरह की पोम्स हमारे पास होती हैं। एक पोम की टाइप हो जिसको हम लोग कहते हैं सोनेट, एक पोम की टाइप होती है उसको हम लोग कहते हैं ब्लैंक वर्स या उसको हम कहते हैं फ्री वर्स, एक पोम की टाइप होती है जिसको हम लोग कहते हैं ओड, एक टाइप होती है जिसको हम लोग कहते हैं एपिक, एक टाइप है जिसको कहा जाता है एलिजी 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप्स होती हैं हमारे पास पोम्स की, 5 टाइप्स होती तो और भी हैं, लेकिन ये 5 टाइप्स आप याद रखिएगा। सोनेट किसे कहा जाता है? एक ऐसी पोम जो 14 लाइन्स की हो उसको सोनेट कहा जाता है, जैसे ओज़िमेंडियस वॉज अ सोनेट रिटन बाय P.B. शैली। ब्लैंक वर्स किसे कहते हैं बेटा? ब्लैंक वर्स किसको कहा जाता है? जिसमें कोई एलिट्रेशन ना हो या फिर नो राइमिंग स्कीम, जिसमें राइमिंग ना हो। कोई राइमिंग से क्या मुराद है? कि जिसके एंड के वर्ड्स हमारे पास सेम ना आ रहे हो, अलग अलग आ रहे हो, तो वो ब्लैंक वर्स या फ्री वर्स जिसको कहा जाता है। ओड किसे कहा जाता है? एक ऐसी नज़म विच इज़ ग्लोरीफाइंग अ पर्सन या ब्यूटी कह लो, खूबसूरती के बारे में। अगर खूबसूरती के बारे में कोई नज़म लिखी जा रही है किसी चीज़ की खूबसूरती पर, तो उसको ओड कहा जाता है, तो उसको ओड कहा जाता है। एपिक किसे कहते हैं? एपिक एक वेरी लॉन्ग पोम, एक बहुत लंबी नज़म होती है अबाउट बैटल्स, जंगों के बारे में जो लंबी नज़में लिखी जाती हैं इनको एपिक कहा जाता है। एक टाइप होती है एलिजी, एलिजी कहा जाता है उर्दू में मरसिया। मरसिया किस पर लिखा जाता है? एक ऐसी नज़म जो डेथ पर लिखी जाती है, किसी की मौत पर जो नज़म लिखी जाती है उसको एलिजी कहते हैं, इसको मरसिया कह सकते हैं या उसको नोहा भी कहा जा सकता है। तो नोहा या मरसिया ये वो नज़म होती है जो किसी शख्स की मौत पर लिखी जाती है, किसी की मौत पर गम मनाने के लिए लिखा जाता है, उसको एलिजी कहते हैं इंग्लिश में। इसी तरह से एक होता है बैलेड भी होता है ना, एक बैलेड क्या होती है? एक फोक पोम होती है, एक कदीम नज़म या एक लोक नज़म जो कदीम ज़माने से चली आ रही है, इसमें क्या ये एक ऐसी कहानी, एक ऐसी पोम जिसमें कोई कदीम किसी स्टोरी, एंशंट स्टोरी के बारे में बात हो रही है, किसी पुरानी कहानी के बारे में, उसको बैलेड कहा जाता है। तो लूसी ग्रे हो गया, एपिट ऑफ कैंटरबरी हो गया, दीज आर बैलेड्स, ठीक है, क्लियर है। तो ये टाइप्स ऑफ पोम बेटा जो भी बच्चे सुन रहे हैं तो वो देख लें, 6 तरह की नज़में होती हैं, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ MCQs 4 सर सैयद कॉलेज में जो आया हुआ है, अ लिटिल पोम एक्सप्रेसिंग सॉरो ओवर डेथ ऑफ अ लव्ड वन इज कॉल्ड, क्या हो गया आंसर इसका? एलिजी हो गया, ठीक है। तो ये एक साथ मैंने सारी ही बता दिया ताकि अगर तो आप दोबारा को MCQs आ जाए तो आपको परेशानी ना हो। 5th है द कोलोसल क्राइम मॉन्स्टर एज स्टेटेड इन द टेक्स्ट इज डैश, ये कायद ऑन 11 बेटा ऊपर कर दो ताकि ऊपर कर दे ताकि सबको दिखाई देना, तो आराम से दिख जाएगा, आंसर में दिख जाएगा, ठीक है, ओके। ये MCQs 5 है द कोलोसल क्राइम मॉन्स्टर एज स्टेटेड इन द टेक्स्ट इज डैश, ये है कायद आज़म ऑन 13th अगस्त 1947, सॉरी 11th अगस्त 1947। तो क्राइम मॉन्स्टर किसको कहा है उन्होंने? ब्लैक मार्केटिंग को। देखो ब्राइबरी और करप्शन को उन्होंने कहा है पॉइजन, ब्राइबरी और करप्शन जो है वो पॉइजन है। ब्लैक मार्केटिंग क्या है? कोलोसल क्राइम मॉन्स्टर है। और द थिंग विच इज प्रिवेलिंग बिफोर इंडिपेंडेंस एंड विच इज़ अ हेरिटेज पास टू अस इज नेपोटिज्म एंड जॉबरी। नेपोटिज्म और जॉबरी क्या है? जो चीज़ हमें विरासत में मिली हिंदुस्तान से। तो अलग अलग जो है ना, वो जो बुरी चीज़ें हैं उनको अलग अलग तरह से मुखातिब किया है उन्होंने अपने शेर उसमें। जहर किसे कहा? पॉइजन किसे कहा? ब्राइबरी और करप्शन को। बड़ा क्राइम मॉन्स्टर किसको बोला? ब्लैक मार्केटिंग को। और कौन सी चीज़ हमारे पास हेरिटेज पे पास हुई, हम तक आई है?
जो हिंदू जो हमारे पास इंडिया से आई है वो नेपोटिज्म और जॉबरी है, अकरबा परवरी है। तो अक्सर लोग है ना इस पर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, लगता है किसी को लगता है ब्राइबरी है, कुछ करप्शन है, नेपोटिज्म, जॉबरी। तो ये अब 3 अलग अलग चीज़ें हैं जो याद रखना है, अक्सर आप लोग भी कन्फ्यूज़ हो जाते हो उसमें। नंबर 6 है द राइटर रीविजिटेड द लेक विथ हिज सन इन डैश सीजन। ये तो सही लगा हुआ है, समर, ठीक है। 7th है लॉइजल गेव मथिल्डे 400 फ्रैंक्स टू बाय आउटफिट। 8 है ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर II ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन वॉज इन डैश एनालॉग फॉर्म, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन से MCQs है। 9th है द ऑथर रोट $डैश इंस्टेड ऑफ 6, $56 इंस्टेड ऑफ 6, ये बैंक अकाउंट से। 10th है a group of people traveling together is called a caravan, Pearls of Wisdom से MCQs आएगी। 11th है many students choose a particular field because of all of these, prevailing social trend, insistence of family, peer pressure, all of these, ये बुक के MCQs है। 12th है डैश स्टेट ऑफ सिंगापुर इज रिजन, स्टेट नहीं भाई, स्ट्रीट, फला स्ट्रीट सिंगापुर की मशहूर है शॉपिंग के लिए। तो कौन सी? अरब स्ट्रीट है, जहाँ पर सस्ते प्राइजेस हैं, ठीक है। ऊपर करना है, तो ये सब पढ़ा हुआ है हमारा, कुछ नया नहीं है सब में। 13th डैश हेल्प द राइटर व्हेन गेटिंग रिसेप्शन, कैप्टन, ये स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन से। 14th द टेक्स्ट माई बैंक अकाउंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ टेल, ह्यूमरस, कॉमेडी। 15th अकॉर्डिंग टू द ऑथर एंड वाई इज इग्नोरेंस, इमिटेशन इज सुसाइड, ठीक है। E-learning can only be possible through internet, technological revolution. 17th the spaceship landed in Mrs. Spalding's rose garden, ये visit to a small planet, ठीक है। 18th Creton said that people on his planet did not die, ठीक है। Creton appears to be in his 40s. John could not use the telephone because martial law है ना, कि because powers declared martial law। सही, क्लियर है? सारे हो गए 20 MCQ उसका मसला। आगे बढ़ें, ये आपके सेक्शन बी है। अब सेक्शन बी से हम जो है कौन सा सवाल छोड़ेंगे, जो टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन से आया हुआ होगा या फिर जो हमारा वंस मोर टू द लेक से आया होगा, ये हम छोड़ देंगे, बस बाकी 3 कर सकते हैं। ये ऊपर वाला वंस मोर टू द लेक, हाउ वाज द लेक चेंज इन द वो, बाकी ये 3 हमसे हो सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों बुक हैं। नेक्स्ट है पोइट्री से, तो आपको पता है गलत किया उन्होंने, 3 सवाल दिए, 4 आने चाहिए इसमें, ठीक है। 4 सवाल होते हैं, मतलब उन्होंने एक दे दिया सबसे, एक दे दिया लूसी ग्रे से, एक सूर्य कौड़ी से और एक एबर्ट ऑफ कैंटरबरी से, लेकिन किसी एक से 2 सवाल आएगा, ये पैटर्न आउट हो गया सवाल इनका सर सैयद कॉलेज का, ठीक है। नेक्स्ट है प्लेस है, प्लेस है तो 4 कर लेंगे अटेम्प्ट, कोई मसला नहीं। आगे बढ़ो, अब आ जाते हैं इसमें ग्रामर पोर्शन से देखते हैं। नरेशन होगा, वॉइस होगा, डू एज डायरेक्टेड और स्पॉटिंग एरर, ये सॉल्व करते हैं। बात समझ में आ रही बेटा? सब तक ईजी है अब तक? अब तो बेटा इतनी बार देख ले पेपर कि अब हमारे लिए पता है कि क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। अब मतलब पेपर में जाना है, बैठना है और बिना सोचे समझे शुरू कर देना है, परेशान नहीं होना है कि क्या चीज़ होगी, कैसे सॉल्व करना है। इतनी बार प्रैक्टिस करा दी मैंने आपको इतने कॉलेजेस की कि आपने घर पे भी खुद इतने कॉलेज की नहीं की होगी प्रैक्टिस, जितने मैंने क्लासरूम में करा दी आपको, ठीक है। तो आराम से अब आप कर सकते हैं। ए ही सेज वेयर डू यू लिव, अब देखो यहाँ पर मसला हो गया, सेड आ गया, इसका मतलब टेंस और एक्स्ट्रा वर्ड चेंज नहीं होना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वेयर आ गया ना, तो इंटरोगेटिव है, तो क्या हो जाएगा बेटा, ही आस्क्स, बस। उसके बाद इफ तो नहीं आएगा क्योंकि WH टाइप है, तो वेयर डू यू लिव, डू एंड में चला जाएगा, ठीक है। तो वेयर यू है ना, यू सेकंड पर्सन है, आई हो जाएगा, वेयर आई, जब प्रेजेंट सिंपल ही रहेगा, टेंस चेंज नहीं होगा, तो वेयर आई लिव, फुल स्टॉप। सही है तो मसला। बी है सलीम सेड आई हैव नेवर सीन सच अ मैस, तो ये असर्टिव है। सलीम सेड दैट ही हैड नेवर सीन सच अ मैस। He said what a beautiful day it is, exclamatory, तो he exclaimed with wonder या surprise that it was a beautiful day, या it was a very beautiful day. They asked are you coming with us, asked तो पहले ही लगा दिया इन्होंने, तो बचेगा, तो ये गलती कर दी है। They asked, अच्छा डू आर आ गया तो इफ आ जाएगा, इफ
आई हो जाएगा, इफ आई वॉज कमिंग है तो गोइंग हो जाएगा ना, गोइंग विथ अस है तो दैम हो जाएगा। क्लियर है? तो मसला लास्ट में फुल स्टॉप, बस हो गया। चारों समझ में आ गए? मसला किसी सवाल में क्लियर हो जाए तो आप भी ऐसे ही बनाते। अगर मेरी जगह आप होते तो क्या आप यही आंसर लिखते, या आपको लगता है आप नहीं लिख पाते ये? अगर आपको लगता है आप ये नहीं लिख पाते तो फिर खतरे की घंटी है ये। अगर आपको लगता है सर हम भी तो ही लिखते जो आप लिख रहे हैं तो ओके, तैयारी है आपकी। आप इस तरह से एनालाइज करो अपने आप को, याद नहीं कर लो उसको बैठ के। आप ये सोचो कि सर मैं लिख पाऊंगा कि नहीं। अगर आपको लगता नहीं सर मैं तो नहीं लिख पाऊंगा जैसे आपने लिखा, तो आप पूरी दोबारा से पढ़ो नरेशन को, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को। फिर याद नहीं करो उसको बैठ के, फिर पढ़ो आप जाकर नरेशन। तो ये थोड़ी ना आएगा पेपर में, तो हर कॉलेज का अलग है। समझ में आ रही है बात? याद नहीं करो उसको, फिर जाके पढ़ो नरेशन। आप समझ गए? चेंज द वॉइस है, लेट हर फिनिश द स्टेटमेंट। ये लेट वाला है ना, मॉडल की तरह बनता है, लेट और बी लगता है। क्या हो जाएगा? लेट द असाइनमेंट, उसके बाद बी, फिर फिनिश्ड बाय हर। सही है? मॉडल वर्ब की तरह से लेट वाला बनता है, बी वाला। डोंट क्लोज द विंडोज, लेट द विंडोज नॉट बी क्लोज्ड। देयर इज नथिंग टू वरी, तो सी है देयर इज नथिंग टू वरी। अब चूंकि इसमें वर्ब मिसिंग है इसके अंदर, तो इसका हमारे पास एक्टिव से पैसिव नहीं बनेगा, तो ये नॉट पॉसिबल रहेगा। ठीक है? इट इज टाइम टू सबमिट द कॉपीज, सेम यही चीज आ गया। इट इज टाइम टू, इन्फिनेटिव आ गया ना भाई, इंट्रांजिटिव वर्ब आ गया। इट इज टाइम, तो ये भी नॉट पॉसिबल नहीं बनने वाला है हमारे पास। दोनों सवाल नॉट पॉसिबल है आखिरी के। ठीक है? इट इज टाइम, तो ये तो स्टेट हो गया ना आपका कि ये वक्त है, तो इसका पैसिव नहीं बनेगा। क्लियर है भाई? अब एक यू आर सपोज टू के तरीके से बनता है, लेकिन फिर वही बात है कि वो ग्रेजुएशन में हम लोग करते हैं, इंटर में ना करते हैं, तो नॉट पॉसिबल वाला नहीं आएगा हमारा। 14th है स्पॉट द एरर एंड डू द करेक्शन ऑफ वर्ब, प्रेपोजिशन एंड एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग। अच्छा, स्पॉट द एरर के बाद उन्होंने चौथा सवाल नहीं दिया, शायद एक सवाल उन्होंने मिसिंग कर दिया इसके अंदर, वो वाला ना, डू एज डायरेक्टेड मिसिंग कर दिया। ये भी पैटर्न में गलती आ गई है। ठीक है? शी इज़ इंटरेस्टेड विथ लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस, क्या होगा ये बताएं? आप बता सकते हैं गलती स्पॉट करें एरर को? विथ की जगह ऑफ नहीं, विथ की जगह इन होगा। इंटरेस्टेड इन होता है हमेशा, याद रखिएगा प्रेपोजिशन। बी है ही इज़ मोर टॉलर देन हिज ब्रदर, मोर की जरूरत ही नहीं है, टॉलर ऑलरेडी हमारा कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव है। सी आई गो टू कॉटेज यस्टरडे, वेंट हो जाएगा बिल्कुल से, पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। नीदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर फॉरगॉट देयर होमवर्क। ठीक है? तो ये डी जो है ना, इसके अंदर मिस्टेक है, इसके अंदर कोई भी हमारे पास बेटा मिस्टेक नहीं है, तो इसमें कोई एरर स्पॉट नहीं होगा, ये करेक्ट सेंटेंस है। ठीक है? हर तरह से सेक्शन सी में आते हैं। ठीक है? बी तो कंप्लीट हो गया, सी देखते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। लॉन्ग में देखते हैं क्या क्या दिया है इन्होंने। पहले तो पैसेज दिया हुआ है, पैसेज तो पूरा नहीं पढ़ेंगे, आप आगे बढ़ें, बाकी चीज़ें देखते हैं। पैसेज आपको पता है, एंड में देखते हैं, और आगे बढ़ें। बस एंड हो गया? ओके। राइट अ फॉर्मल ईमेल टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हर टू अरेंज स्टडी टूर टू TDF मैग्नीफाई साइंस। ओके, तो मैग्नीफाई साइंस के नाम से, कि वो है ना कराची में साइंस के एक म्यूजियम टाइप का है जिसमें बच्चों को लाया जाता है, तो उसके लिए एक ईमेल लिख दें, या फिर डायरेक्टर KLACTRI को लिखें और करके, ये दूसरा चॉइस पे आ रहा है। ठीक है? तो आप पहला वाला लिख दें आप आराम से। प्रिंसिपल को ही लिखने के लिए आएगा मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग, एडिटर को नहीं आएगा, तो बस प्रिंसिपल वाले याद कीजिएगा। रिटन ऐसे ऑन एनी वन, ई बुक वर्सेस पेपर बुक है, ये तो फिर गलत दे दिया उन्होंने। ये तो चलो कर लेंगे हम लोग ई बुक पे, लेकिन हैप्पी मेमोरी थोड़ी ना कुछ आएगा। जो आएंगे ना 4 आएंगे ऐसे, और चारों के चारों जो है ना वो वर्सेस वाले होंगे। 4 होंगे टोटल, चारों में VS लगा होगा वर्सेस, कोई भी बिना वर्सेस का नहीं होगा, आएगा कंपेयर एंड कंट्रास्ट। तो ये बी यहाँ पर गलत आया हुआ है, हैप्पी मेमोरी। सही? क्लियर है? ड्राफ्ट अ कवरिंग लेटर विद CV फॉर द पोस्ट ऑफ एनी अकाउंटेंट। ठीक है? अकाउंटेंट का पोस्ट के लिए लिख देंगे, कॉमर्स की फील्ड बताया था ना आप लोगों को। अब इसमें पैसेज के अंदर मैं सारा नहीं पढ़ूंगा। आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड देख लेते सिर्फ। एसेंशियल क्या है, चला आप बताएं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है ये एसेंशियल? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन, क्या को बता सकता है? फिर सफिक्स से देख पहचानते हैं। अल किसके एंड में आता है? केमिकल, एनालिटिकल, फिजिकल, एसेंशियल। बोले बेटा यस, एडजेक्टिव है, बिल्कुल सही। ज़रूरी ना, इंपॉर्टेंट। जैसे आई एम डिलीवरिंग अ वेरी एसेंशियल लेक्चर,
एसेंशियल तो क्वालिटी है, ज़रूरी होना किसी चीज़ का अहम होना। AL वैसे भी आता है तो एडजेक्टिव रहता है, जैसे एनालिटिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, फिजिकल, जोलॉजिकल, बॉटनिकल, एनालिटिकल, कॉमिकल, है ना। ऑल्सो एडवर्ब, पक्की बात है, कंजंक्शन तो नहीं है। क्या है ऑल्सो? एडवर्ब भी ऐसा ही कह रहे हैं। अमाउंट, मिकदार, दिस इज नाउन। नाउन है ना, किसी चीज़ का नाम है मिकदार, अमाउंट ऑफ समथिंग। कंट्रीब्यूट मतलब अपना हिस्सा डालना किसी काम में। वर्ब है तो ये तो कंट्रीब्यूटेड, कंट्रीब्यूटिंग इसका हो जाएगा, ठीक है। तो ये वर्ड मीनिंग वाला नहीं आया तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का पूछा। बाकी जो 3 सवाल हैं आप उसके जवाब जो है ना यहाँ से दे सकते हैं पैसेज पढ़ के, जो भी आंसर है क्लियर है।